नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा और मेरे साथ आप सभी लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उसी का अगला टॉपिक है हमारा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है वो काम क्या है, अपने चैनल जो study.com चैनल का नाम है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना जैव विविधता। पिछली क्लास में हमने इस जैव विविधता वाले टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसका नाम क्या था, हॉटस्पॉट। क्या नाम था उसका, हॉटस्पॉट नाम था, हॉटस्पॉट क्षेत्र। ये जो हॉटस्पॉट क्षेत्र थे ये कितने थे भारत में, 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र थे। किस आधार पर ये निर्धारित किए जाते थे वो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर ये हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है वो 4 है भारत में। पहला कौन सा था आपका, पश्चिमी घाट। कौन सा था आपका, पश्चिमी घाट। इसको पश्चिमी घाट / श्रीलंका भी कहते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट के साथ साथ इसमें श्रीलंका वाला एरिया भी आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा पूर्वी हिमालय। तीसरा था आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा कौन सा था, इंडो बर्मा क्षेत्र था। चौथा था आपका सुंडालैंड, और सुंडालैंड में भारत का निकोबार द्वीप समूह आपका शामिल हो रहा था। ठीक है, इन 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज बात करते हैं हॉटस्पॉट से जुड़े हुए ही एक अगले फैक्टर की, नाम क्या है उसका, होप स्पॉट। क्या नाम है, होप स्पॉट नाम है। यहाँ पर आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि हॉटस्पॉट क्या है और आपका होप स्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट मैंने आपको कल बताया है कि वे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, 1500 उसकी स्थानीय या विशेष प्रजातियां हो और वहां की 70% प्रजातियां क्या हो, खतरे में हो या संकटग्रस्त प्रजातियां हो। ठीक है, ये क्लियर, ये बात हमारी कल हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हॉटस्पॉट या होप स्पॉट रीजन क्या होते हैं, होप स्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो हम होप स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, होप स्पॉट क्या होते हैं। तो हॉटस्पॉट हमने देखा, सारे जितने भी हॉटस्पॉट हैं ये हॉटस्पॉट आपके स्थल पर है। कहाँ पर है, स्थल पर है। और यदि यही हॉटस्पॉट वाली अवधारणा यदि हम पानी के अंदर देखें, पानी के अंदर मतलब समुद्र में देखें, आपके ओशियंस में देखें, तो समुद्र के अंदर यही हॉटस्पॉट वाली अवधारणा क्या कहलाती है, आपके होप स्पॉट कहलाती है। क्या कहलाती है, होप स्पॉट। मैं यहां लिख रही हूं कि समुद्र में अथवा जल में हॉटस्पॉट अवधारणा, हॉटस्पॉट अवधारणा, या फिर इसमें इसे क्या लिख सकती हूं, या प्रचुर जैव विविधता वाले, या जैव विविधता में, जैव विविधता से प्रचुर क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आपके होप स्पॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होप स्पॉट कहलाते हैं। ये क्लियर है आपका, होप स्पॉट क्या हो जाएगा, वे क्षेत्र जो आपके जैव विविधता में प्रचुर है, कहाँ होने चाहिए, समुद्र के अंदर होने चाहिए, जल में होने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, आपके होप स्पॉट कहलाएंगे। अब इन जो होप स्पॉट क्षेत्र हैं वो संकटग्रस्त भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, संकटग्रस्त जैव विविधता युक्त क्षेत्र, संकटग्रस्त जैव विविधता युक्त क्षेत्र जो जल में स्थित है, जो जल में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिएगा ये आपकी एक लाइन में, 1 लाइन में डेफिनेशन हो गई है किसकी, होप स्पॉट की, होप स्पॉट रीजंस की। किसमें, 1 लाइन में डेफिनेशन हो गई है कि संकटग्रस्त वो क्षेत्र होने चाहिए, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, और होने कहाँ चाहिए, जल में अवस्थित होने चाहिए। अब भाई जल में ये किसका संरक्षण करोगे आप इनका, तो जल में जो संरक्षण किया जाता है, भाई जैव विविधता में क्या पाया जाता है, वो जीव क्या होते हैं, तो वहां पे आप किसका संरक्षण करने के लिए होप स्पॉट क्षेत्र निर्धारित करते हो, तो वो होता है आपका समुद्री वनस्पति, समुद्री वनस्पति एवं जलीय जीव,
समुद्री वनस्पति एवं जलीय जीव। इनका अगर आपको समुद्र के भीतर संरक्षण करना है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या निर्धारित कर दोगे? उस क्षेत्र को आप निर्धारित कर दोगे होप स्पोर्ट रीजन। ठीक है, अब यहां पर देखिए होप स्पोर्ट की अवधारणा, इसकी अवधारणा कब दी गई? तो इसकी अवधारणा 2009 में, कब? 2009 में एक मिशन चला था आपके महासागरों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ओशंस को संरक्षित करने के लिए, और उस मिशन का क्या नाम था? मिशन ब्लू। क्या नाम था? मिशन ब्लू नाम था। और मिशन ब्लू जब 2009 में चलता है तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक आती है, आपके पर्यावरणविद है, नाम क्या है? डॉक्टर सल्विया अर्ल। क्या नाम है? डॉक्टर सल्विया अर्ल नाम है इनका। और इस वैज्ञानिक ने, ये एक महिला है आपकी, इस सल्विया अर्ल नामक पर्यावरणविद ने क्या किया है? मिशन ब्लू के अंतर्गत होप स्पोर्ट की अवधारणा दी है। किसकी अवधारणा दी है? होप स्पोर्ट की अवधारणा दी है। किसकी? होप स्पोर्ट की अवधारणा दी है, सल्विया अर्ल ने दी है, 2009 के अंतर्गत दी है। अब देखिए 2016 तक, कब तक? 2016 तक टोटल होप स्पोर्ट क्षेत्र जो आपके विश्व में है वो कितने हैं? वो है 14। वो है कितने? 14 होप स्पोर्ट रीजन्स है ये, जो आपके पूरे विश्व भर में है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। – 2016 तक ये है 76। कितने हैं? 76 ये होप स्पोर्ट रीजन्स है। 2016 तक कितने हो चुके हैं? 76 ये होप स्पोर्ट रीजन्स हो चुके हैं। ये क्लियर हो चुका है आपका? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि भारत में कितने होप स्पोर्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ, ठीक है, यहीं पर आ जाता है तो मैं यहीं लिख देती हूँ, भारत में 2 होप स्पोर्ट क्षेत्र। यहाँ मैं लिख रही हूँ भारत में कितने होप स्पोर्ट है? देखिए भारत में 2 होप स्पोर्ट क्षेत्र है। एक है आपका अंडमान एवं निकोबार। एक कौन सा है? अंडमान निकोबार क्षेत्र। और दूसरा कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो 2 क्षेत्र हैं आपके भारत के, अंडमान निकोबार क्षेत्र और लक्षद्वीप क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र क्या है? आपके होप स्पोर्ट रीजन्स है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है ये आपका। थोड़ी सी गलती हो गई थी, 14 की जगह 76 आता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये होप स्पोर्ट की अवधारणा किसने दी? भाई होप स्पोर्ट की अवधारणा दी, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये होप स्पोर्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसको 2009 में जब मिशन ब्लू किसके लिए था? महासागरों के संरक्षण के लिए था। और इसको होप स्पोर्ट रीजन की अवधारणा को IUCN ने, किसने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने इस रीजन को, होप स्पोर्ट रीजन को क्या दे दी है? मान्यता दे दी है। भारत में 2 है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। टोटल विश्व में 2016 तक कितने हैं? 76। ठीक है, इसकी अवधारणा सल्विया अर्ल नामक वैज्ञानिक ने दी थी 2009 में। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मैं मिटा रही हूं, अगला टॉपिक हम देखते हैं, और अगला टॉपिक हमारा रेड डेटा बुक। ये क्लियर हो गया है? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपकी जैव विविधता किसमें है? खतरे में है। थ्रीट है आपका बायोडाइवर्सिटी पे, और वो खतरा किस किस से होता है, तो वो भी बात हमने कर ली थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस खतरे से निपटने के लिए क्या कोई प्रजाति आपकी संकट में आ चुकी है? क्या कोई स्पेसीज जो है एंडेंजर्ड है, कुछ वल्नरेबल है, कुछ आपकी है वो संकट की ओर अग्रसर है? तो ऐसी स्पेसीज को निर्धारित करने के लिए, ऐसी प्रजातियों का एक लिस्ट बनाने के लिए एक IUCN के द्वारा ही, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ही एक लिस्ट बनाई गई, और उस लिस्ट को रेड डेटा बुक के नाम से जाना गया। नाम क्या है इसका? रेड डेटा बुक। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या किया है? इसमें IUCN ने, किसने? आपका जो संस्था है, नाम क्या है उसका? IUCN। इसकी फुल फॉर्म मैं यहां लिख रही हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये आपकी एक संस्था है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। और इस संस्था ने एक बुक का, एक किताब का ये प्रकाशन करता है। नाम क्या है? रेड डेटा बुक। क्या नाम है? रेड डेटा बुक इसका नाम है। लाल आंकड़ा बुक इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस रेड डेटा बुक में क्या किया जाता है। जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, वे प्रजातियां जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख किस पर किया जाता है? लाल पृष्ठ पर किया जाता है। किस पर करते हैं? लाल पृष्ठ पर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि रेड डेटा बुक IUCN द्वारा करी जाती है, प्रकाशित की जाती है। इसका प्रकाशन ये करता है। अब देखिए रेड डेटा बुक पर ये संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। यहाँ पर इस जो ये आपकी बुक है, इस बुक में स्थिति के अनुसार कि किस प्रजाति की क्या स्थिति है, प्रजातियों की स्थिति के अनुसार, प्रजातियों की स्थिति के अनुसार 9 श्रेणियां विभाजित की गई है। मतलब उन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में रखा गया है, 9 टाइप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया। वो टाइप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख कहाँ करते हैं? लाल पृष्ठ पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं आप? रेड डेटा बुक कहते हैं। क्लियर है? इसको कर लीजिए फटाफट से। अब देखते हैं हम कि आपका पारिस्थितिकी का जैव विविधता का संरक्षण आप किस प्रकार से करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा रही हूँ। अब देखिए अगला टॉपिक डालिएगा, हेडिंग वो क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। हेडिंग क्या है आपका? जैव विविधता का संरक्षण है। और ये जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखिएगा जैव विविधता हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं इसी में आपका हेडिंग बना देती हूँ कि जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है आपका? अगला टॉपिक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? आपके बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है? तो वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका जो मानव है, वो मानव बहुत सारी प्रदूषण कर रहा है। मैं थ्रीट्स लिख रही हूँ। क्या क्या थ्रीट्स है? वायु एवं जल प्रदूषण। क्या है आपका? वायु एवं जल प्रदूषण। दूसरा क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण आपके जैव विविधता को क्या करने की आवश्यकता पड़ गई है? संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ गई है। मतलब खतरे क्या क्या हैं जैव विविधता पर? भाई आप संरक्षण कब करोगे किसी चीज का? जब वो एंडेंजर्ड होगा, संकट में होगा। तो संकट में क्यों है वो कारण लिख रही हूँ, खतरे लिख रही हूँ जैव विविधता पर। आगे देखिएगा, आप जो जैविक संसाधन है, जो जैविक संसाधन है हमारे, उन जैविक संसाधनों का दोहन ज़्यादा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दोहन अधिक मात्रा में कर रहा है मानव उन जैविक संसाधनों का। यहाँ पर देखिए, जब आप जैविक संसाधनों का दोहन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो? उनके आवास नष्ट कर रहे हो। जिन जगह पर वो रहते हैं, जो स्पेसीज हैं, आपकी प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां के विभिन्न पारितंत्रों में रहती है। कुछ गुफाओं के अंदर रहती है, कुछ पत्थरों में रहती है, कुछ आपके वनों में जड़ों में रहती है, कुछ आपके वनों में पेड़ों पर रहती है। तो क्या आप उन पेड़ों को काट कर जल और वायु प्रदूषण कर, क्या जलवायु परिवर्तन जो एक मानव निर्मित, एक जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित एक समस्या है, क्या उसको आप इन सबको बढ़ावा दे रहे हो? क्या जैव विविधता उससे नष्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। जिस घर में वो रहते हैं वो घर उनका टूट रहा है। तो अगर उनका वो घर टूट रहा है, उनका वो आवास नष्ट हो रहा है, तो वो कहाँ से बचेंगे? अरे भाई, आपका जब माइग्रेशन होता है, इंडिया पाकिस्तान विभाजन 1947 याद है? घर उजड़े थे कई लोगों के, कई लोग बेघर हो गए थे। तो इसी प्रकार से उन प्रजातियों को भी मान के चलो, वो जीव जंतु, वो पेड़ पौधे,
जो इस संकट से जूझ रहे हैं, उनके आवास आप नष्ट कर रहे हो, उनके घर आप नष्ट कर रहे हो, तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? यही वो खतरे हैं जो जैव विविधता को संरक्षण के लिए क्या करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं ताकि हम जैव विविधता का संरक्षण कर पाए। ठीक है, देखिए जैव विविधता का संरक्षण 2 रूपों में किया जाता है। सबसे पहले इसका संरक्षण 1992 में एक सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो में। ये सारे सम्मेलन भी आपको पढ़ाए जाएंगे। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है, नाम क्या होता है? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं जैव विविधता पर सम्मेलन। क्या कह सकते हैं? जैव विविधता पर सम्मेलन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं आप? CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सम्मेलन होता है कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन में। इसमें ये बातचीत होती है कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो सारी बातचीत, वो मीटिंग इस सम्मेलन में हो जाती है। क्लियर है ये आप सभी को? अब देखिए, ये जैव विविधता का संरक्षण आप 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। और वो 2 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब आप ये सोचेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? तो ये तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसे आप क्या कहते हो? स्वस्थानीय संरक्षण कहते हो। इसे क्या कहते हो? बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसे क्या कहते हो? बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखिए स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। स्वस्थानीय संरक्षण जो आपका है, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है? मान लीजिए जिस आवास में, जिस पारितंत्र में, जिस इकोसिस्टम में आपके जो जीव जंतु या पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो रह रहे हैं, जो आपकी जीव विविधता जहाँ पर विकसित हुई है, आपको वहीं पे उनको संरक्षित करना है। वहाँ से आप उनको कहीं और नहीं लेके जा रहे हैं। उसी जगह, जिस जगह वो रह रहे हैं, उस जगह को ही संरक्षित कर दो। मान लीजिए ये कोई जीव है आपका, वो इस जगह में रह रहा है, तो आप एक तो क्या कर सकते हो? इस जीव को यहाँ से उठाकर किसी संरक्षित स्थल पर रख सकते हो, यहाँ से उठाकर किसी संरक्षित स्थल पर रख सकते हो, या आप इस पूरे स्थल को ही क्या कर दो? संरक्षित कर दो। तो इस पूरे स्थल को संरक्षित करना किस में आता है? इन सीटू में आता है, स्वस्थानीय में आता है। और इस जीव को, इस जो स्पेसीज है, प्रजाति है, इसको उठाकर किसी संरक्षित स्थल पर रखना, वो किस में आता है? एक्सिटू, बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है। क्लियर है ये आप सभी का? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्वस्थानीय संरक्षण के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाते हो? जीवों को, पादपों को उनकी जगह ही, उनके आवास में ही संरक्षित करने के लिए आप क्या क्या करते हो? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना। उनके लिए आप क्या करते हो? प्राकृतिक आवास में ही क्या करते हो? उन्हें संरक्षित करते हो। तो देखिएगा यहाँ पर इन सीटू जो आपका है स्वस्थानीय संरक्षण, क्या कहते हो आप इसे? इन सीटू स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें आप जो अवधारणाएं देखते हो इस प्रकार से हैं। पहली अवधारणा है आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की। किसकी है? राष्ट्रीय उद्यान की। इन्हें आप क्या कहते हो इंग्लिश में? नेशनल पार्क। क्या कहते हो आप इन्हें? नेशनल पार्क कहते हो, राष्ट्रीय उद्यान कहते हो। ये पहली अवधारणा है, किसमें है आपकी? इन सीटू में है। क्लियर है ये आप सभी को? दूसरी देखिएगा, दूसरी है आपके वन्य जीव अभयारण्य। दूसरी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। इन्हें आप क्या कहते हो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही हूँ पूरा, लेकिन ध्यान देना, वन्य जीव अभयारण्यों को आप क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, या इन्हें आप हिंदी में देखिए क्या लिखते हैं? जैव मंडल क्षेत्र। इन्हें कहते हैं आप बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कहते हैं आप इन्हें? बायोस्फीयर रिजर्व इन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और जो आप जिस हिसाब से इनको संरक्षित करते हो वो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम आपके लिए, ताकि आपको ध्यान रह जाए। यहाँ से ये वापस आए हैं, नंबर 4 पर है। नंबर 4 पर है आपका पवित्र उपवन व झीलें। अब ये पवित्र उपवन और झीलें क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इन पवित्र उपवन व झीलों को आप क्या कहते हैं? इन्हें आप कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स
एंड लेग्स। ठीक है, ये हो गया है आपका पूरा इंस्टीट्यूट है, ये आपका स्वस्थानीय संरक्षण के 4 उपाय है। राष्ट्रीय उद्यान अभी हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, जैव मंडल क्षेत्र क्या होते हैं, पवित्र उपवन व झीलें क्या होते हैं। ठीक है, इन सबको क्लियर हम बाद में देखेंगे। एग्जीटू जो आपका संरक्षण है, जिसे आप बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, उसमें देखिएगा ध्यान से, बाह्य स्थानीय संरक्षण में आप सबसे पहला जो संरक्षण का उपाय है वो है आपका पहला है आपका बॉटनिकल पार्क। क्या है वो पहला? बॉटनिकल पार्क है, या इन्हें आप कहते हो जैव उद्यान। क्या कहते हो? जैव उद्यान कहते हो। दूसरा है आपका जो आप जिन्हें जू कहते हो, क्या कहते हो? जू। पहला कौन सा हो गया है आपका? बॉटनिकल पार्क हो चुका है। दूसरा कौन सा है आपका? जू है, जिन्हें आप क्या कहते हो? चिड़ियाघर कहते हो। इसके अलावा हो गया है आपका वृक्ष उद्यान। वृक्ष उद्यान है आपका। इसके अलावा है आपका जंतु उद्यान, इन्हें आप चिड़ियाघर कहते हो हिंदी में। ठीक है, अब देखिएगा ये तो कुछ और है, इनके अलावा जो आप टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर आप टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर क्या कर रहे हो? बाह्य स्थानीय संरक्षण कर रहे हो। उनमें आता है जीन बैंक। उनमें क्या आता है? जीन बैंक आता है, बीज बैंक आता है। क्या आता है? बीज बैंक आता है। और एक और जो है इसका नाम क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है? क्रायो प्रिजर्वेशन इसका नाम है। अब देखिएगा ये क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक और बीज बैंक क्या है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एग्जीटू बता देती हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका बहुत बड़ा है, इसकी एक एक बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए ये मैंने आपको पहले भारत के आधार पर बताऊंगी, फिर राजस्थान में इनका बिल्कुल एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम राजस्थान के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम पटवार का एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें राजस्थान से जुड़े हुए जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आने वाले हैं। उसकी 1 रिपोर्ट भी हम पढ़ेंगे। जितने भी सम्मेलन हुए हैं, भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ है, हैदराबाद में कौन सा सम्मेलन हुआ है जैव विविधता पर, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है बॉटनिकल पार्क। सबसे पहले क्या आता है? बॉटनिकल पार्क आता है। इस बॉटनिकल पार्क को आप हिंदी में कहते हो वनस्पति उद्यान। क्या कहते हो? वनस्पति उद्यान कहते हो। देखिए बॉटनिकल पार्क में क्या होता है? बॉटनिकल पार्क में आप चिड़ियाघर का ही एक टेक्नोलॉजिकल मॉडिफाइड क्षेत्र है ये। चिड़ियाघर में क्या करते हो आप? पिंजरों में जंतुओं को रखते हो, पादपों को भी रखा जाता है कई जगह। तो यहाँ पर बॉटनिकल पार्क में क्या किया जाता है? उनको एक प्राकृतिक आवास देने का ट्राई किया जाता है। मतलब आप एक जगह कोई जो एक ठीक है वहाँ पर जंगल है या फिर कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल नाहरगढ़ बॉटनिकल पार्क जो अपना है जयपुर में, नाहरगढ़ बॉटनिकल पार्क है, वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उदयपुर में है सज्जनगढ़। उदयपुर में कौन सा है आपका? सज्जनगढ़ है। माचिया सफारी पार्क है। इसी प्रकार के हर एक जिले में आपके बहुत सारे पार्क है, सभी बताने वाले हैं अब आपको आगे जो भी फैक्ट होंगे उनमें। देखिए बॉटनिकल पार्क जो है, इस बॉटनिकल पार्क का चिड़ियाघर की तरह ही होता है कि चिड़ियाघर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। उन जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को आप क्या करते हो? एक प्राकृतिक आवास देने का ट्राई करते हो। जिस जगह पे वो रहना पसंद करते हैं वो जगह वहाँ पर बनाते हो, वो मॉडिफाइड आप उसको करते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए वृक्ष उद्यान और जंतु उद्यान आप बिल्कुल समझ सकते हो उससे कि वृक्ष उद्यान और जंतु उद्यान क्या होते हैं। जीन बैंक, बीज बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये 3 टर्म्स जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की है। ये टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आप इनको करते हो, तकनीक की सहायता से। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन में पहले बता देती हूं आपको। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है निम्न ताप पर जो जीन होते हैं या जो बीज होता है उनका क्या करना है? आपको संरक्षण करना है। तो निम्न ताप पर यदि आप संरक्षण करते हो तो उसे आप क्या कहते हो? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हो? क्रायो प्रिजर्वेशन करते हो। जीन बैंक और बीज बैंक किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, जीन बैंक का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रजाति है, जिस प्रजाति का आपको संरक्षण करना है, उस प्रजाति के जीन को आप किस में रख सकते हो? जीन बैंक में रख सकते हो। बीज बैंक का मतलब क्या होता है? बीज बैंक देखिएगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। कई जगह जो बड़े बड़े आपके तालाब है, जब माही बजाज सागर बांध हो गया है, आपका बीसलपुर बांध हो गया है, वहाँ पर
बीज बैंक बने हुए हैं। बीज बैंक का मतलब क्या है, जो आपका मत्स्य है या अन्य कोई प्रजाति है, उस प्रजाति के, वृक्ष की प्रजाति भी हो सकती है, पादप की प्रजाति भी हो सकती है। तो देखिएगा वहां पर क्या किया जाता है, उनके बीजों को, जो बीज है उनके बीजों को संरक्षित किया जाता है, तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। क्लियर है आपका? ये चीज हो गई आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया है आपका। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आती है आपकी राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात आती है? इन सीटू की बात करते हैं हम। अब बात हम करते हैं आपका स्वस्थानीय संरक्षण की। और देखिएगा स्वस्थानीय संरक्षण में आप, स्वस्थानीय संरक्षण में सबसे पहले 1972 में आप क्या लाते हो, एक अधिनियम लाते हो। 1972 में एक अधिनियम लाया जाता है। बात हमने एक्सी2 की कर ली है, बाह्य स्थानीय संरक्षण की कर ली है। अब किसकी बात करते हैं? इन सीटू की करते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण की। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला पॉइंट है, नेशनल पार्क आप जिन्हें कहते हैं। और ये नेशनल पार्क 1972 में एक अधिनियम लाते हैं आप। उस अधिनियम के अंतर्गत जो आपका केंद्र है, वो केंद्र क्या कर सकता है, इनको निर्धारित कर सकता है। वर्तमान में 104 आपके क्या है पूरे देश में, भारत में टोटल कितने हैं? 104 आपके क्या हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने हैं? 104 आपके नेशनल पार्क है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 हैं आपके, चौथे और 5वें की अनुशंसा की गई है। 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, पहला कौन सा है आपका? रणथंभौर है। दूसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। तीसरा कौन सा है आपका? केवलादेव। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो केवलादेव है, यहाँ पर मैं आएगा नहीं, फिर भी ट्राई करती हूँ। पहला है कौन सा आपका? रणथंभौर। ये सब पढ़ेंगे हम जब हम राजस्थान की जैव विविधता पढ़ेंगे या राजस्थान की जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। और टेंशन मत लेना। रणथंभौर है पहला। दूसरा कौन सा है आपका? केवलादेव है। दूसरा कौन सा है? केवलादेव है। तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स। तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। यहाँ पर सरिस्का को, और जो मरुद्यान है जैसलमेर वाला, सरिस्का अलवर और मरुद्यान है आपका जैसलमेर वाला, इन दोनों की अनुशंसा की गई है केंद्र से। लेकिन ये 3 क्या है आपके? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। क्लियर है आपका? नंबर 2 पर आते हैं हम, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि टोटल 1.23 एरिया पर ये जो 104 उदाहरण है, वो भारत के 1.23% क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर? 1.23%। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से नोट करना इसको कि 104 जो आपकी क्या है नेशनल पार्क है, ये 104 नेशनल पार्क भारत के 1.23% क्षेत्रफल पर, कितने? 1.23% क्षेत्रफल पर स्थित है। इनमें से जो सर्वाधिक हैं, सबसे ज्यादा है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कितने हैं मध्य प्रदेश में? टोटल 9 हैं आपके क्या? नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर क्या आता है? वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं। ये क्लियर हो गया है सबका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए सब कुछ। अगला देखिएगा, अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य। और वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको भी आपका जो केंद्र जो लगता है उसको कि यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए, यहाँ की प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता है। नेशनल पार्क में आप किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते। शिकार पर क्या है? प्रतिबंध है। प्रतिबंध तो यहाँ सब जगह ही शिकार पर होता है। शिकार पर यहाँ सब जगह ही प्रतिबंध होता है। याद है सलमान खान वाला इंसिडेंट? हम साथ है के दौरान उन्होंने हिरण का शिकार कर लिया था जोधपुर में आपका, बिल्कुल। तो वहां पर उनका केस चल रहा है, बिल्कुल अभी वो केस खत्म हुआ है, जोधपुर हिरण मामला जिसे आप कहते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपके, ये टोटल है 553। पूरे भारत में कितने हैं ये? पूरे भारत में है ये 553 है। राजस्थान में इनकी संख्या है 25। राजस्थान में कितने हैं ये? 25 है। पूरे भारत में कितने हैं ये? 553 है। ये क्लियर है आपका? अब यहाँ पर देखिए, ये जिस एरिया पर अवस्थित है वो एरिया कितना है? इसका एरिया है 3.64%। एरिया कितना है? 3.64% ये एरिया है जिस एरिया पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। राजस्थान में टोटल 25 है। नाम सबके लिखाए जाएंगे जब राजस्थान का जैव विविधता संरक्षण कराया जाएगा। ठीक है, तो 553 टोटल भारत में है, 3.64% आपके क्षेत्रफल पर। राजस्थान में टोटल कितने हैं? 25 है। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। अब आते हैं जैव मंडल क्षेत्र। देखिए, जैव मंडल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है और 3 भाग होते हैं इसके। अंदर वाले भाग को कहते हैं आप क्या? कोर कहते हैं।
अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल मना होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मानव नहीं जाएगा। इस वाले क्षेत्र में किसी प्रकार की मानव गतिविधियाँ नहीं होगी। इसके अलावा ये दूसरा नंबर का जो भाग है आपके पास, इस दूसरे नंबर वाले भाग में निश्चित जो मानवीय गतिविधियाँ जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं आपके, आप वन्य जीवों की फोटोज वगैरह खींचते हो, वो इस वाले भाग में होता है। नंबर 3 वाले भाग में फिर भी लिमिटेड होती है, शिकार पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में कितने हैं टोटल, 18 है। भारत में कितने हैं टोटल, 18 है। राजस्थान में एक भी नहीं है, राजस्थान में एक भी नहीं है। टोटल कितने हैं, 18 है। अब ये पवित्र उपवन में झीलें क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा, आपने नाम सुना है रामसर कन्वेंशन। बिल्कुल दलदलीय क्षेत्र जो आपके पवित्र उपवन होते हैं, दलदलीय क्षेत्र हैं, झीलें हैं, जिनमें आपने जैव विविधता का क्या कर रखा है, संरक्षण कर रखा है। केवला देव क्या है आपका, रामसर कन्वेंशन में है। सांबर झील क्या आपका, रामसर आर्द्र भूमि है, वही पवित्र उपवन है। ये जो आपका पवित्र उपवन जिसे आप कहते हो खारे पानी की झीलें, मैंग्रोव झीलें जो होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। वे झीलें जिसमें आप जैव विविधता का संरक्षण करते हो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। ये क्लियर है आपका। जैव विविधता का संरक्षण हमने 2 भागों में पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है आप सभी को समझ में आया, क्लियर हुई ये बातें। अब देखिएगा कल की क्लास में, अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सके। यहीं पर मैं लिख देती हूँ कि अगली क्लास में हम सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सम्मेलन आपके जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर हुए हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर हुए सम्मेलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैव विविधता पर जितने सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी मीटिंग्स हुई है विश्व समुदाय के द्वारा वो सारे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, वन रिपोर्ट, कि आपकी वन रिपोर्ट कौन कौन सी आई है। ठीक है, बिल्कुल नवीनतम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, भारत की भी पढ़ेंगे, राजस्थान की भी पढ़ेंगे, सारा डेटा को एक जगह करा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी के लिए मुझे इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।